बीपीएससी के लिए अध्ययन की एक जो रणनीति होती है, उस रणनीति के भीतर महत्वपूर्ण चैप्टर्स के रूप में एक संसद भी आता है, जहां संसद प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन यहाँ से उठाता ही है और लाया भी जाता है। तो संसद के भीतर हम क्या चीज पढ़ें जिससे हम प्रश्न को बना सकें। जब प्रस्ताव से जुड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें काफी कॉन्सेप्ट चाहिए। यदि किसी समिति से जुड़ा क्वेश्चन उठता है तो समिति के भीतर जो उसकी विशेषताएं हैं उस समिति का, वह समिति से क्वेश्चन रहती है, तो उसकी विशेषता से जुड़ी होती है। प्रस्ताव के बारे में चर्चा आता है तो प्रस्ताव का मूल भावनाओं से जुड़ा प्रश्न होती है। जैसे मैंने कुछ आपको इशारा किया है कि आप जब क्वेश्चन को पकड़ते हैं, समझते हैं, तो समझने के क्रम में देखिए कि हमें समझना क्या चीज है। मैं अक्सर बार बार कहता हूं कि पढ़ना हमें क्या नहीं है, पहले तो जान तो लीजिए। पढ़ना हमें क्या है, इस बात को समझ तो लीजिए। ये चीज बात के बिंदु में देखिए मैं कैसे इसको लेकर आगे बढ़ता हूं। जैसे पहला मुद्दा मैंने रखा है गठन। तो संसद का जब गठन होता है तो गठन के लिए हमें जानकारी होना चाहिए कि संसद दरअसल भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। इसमें हम यह जान लें कि संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 79 के तहत होता है। तो 79 में इसके अंक की चर्चा ही है। एक आ जाता है राष्ट्रपति, दूसरा आ जाता है लोकसभा और तीसरा आ जाता है राज्यसभा। अब यहां पर मूल बात को समझिए। राष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थी को यह हम जानकारी प्राप्त कर लें कि राष्ट्रपति के बारे में इसकी जानकारी है कि नहीं। तो राष्ट्रपति से संदर्भित हम उन मुद्दे को खोजेंगे जो उनके विशेष अनुच्छेद के तहत संविधान विशेष अधिकार दे रहा है। इस पर यदि हाल के ही चर्चित मुद्दा रहता है, जैसे अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपने प्रश्न का कुछ जवाब मांगा है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से कहां से संबंधित है यह तय है, उसका लिंक जुड़ेगा, वहां क्वेश्चन का रूप लेगा। अब आपको देखना तो यह है कि संसद की गठन 79 में हुई है। तो संसद जो कि हमारे भारत की एक सर्वोच्च संस्था है, इस संस्था के भीतर राष्ट्रपति भी आते हैं। तो राष्ट्रपति की भूमिका एज ए संसद के रूप में क्या है, उनकी प्रबंधन की भूमिका में क्या है, तो प्रबंधनीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, लोकसभा का अधिकार क्या है, किन किन विधेयकों पर लोकसभा का विशेष मात्रा में महत्व बढ़ जाता है और किन विषयों पर राज्यसभा का महत्व बढ़ जाता है। तो लोकसभा का अधिकार कार्य क्या है, या आप पढ़ते होंगे, पढ़ करके आगे चले जाते होंगे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि लोकसभा की आखिर क्या ऐसा अधिकार है, कौन सा ऐसा अधिकार है जिसके बिना संसद का यह व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। तीसरा, राज्यसभा होती है। राज्यसभा को ऐसा कौन सा अधिकार है जो लोकसभा के पास नहीं है। तो कौन कौन विषय वस्तु पर जाते हैं, उसकी विषय वस्तु की सूची एक लिस्ट के रूप में क्रम में होना चाहिए। राज्यसभा भी एक महत्वपूर्ण सदन है। भारत के राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर एकत्रित होते हैं, इस सभा का आयोजन करते हैं। सदन का भी अपनी गरिमा है। यह एक संवैधानिक संरक्षण व्यवस्था के रूप में संसद कार्य करती है, लेकिन इसकी व्यवस्था को विशेष उत्तरदायित्व राज्यसभा को भी दिया गया, ताकि हमारे प्रधानमंत्री भी कभी निरंकुश ना हो सकें, या ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो जो देश में होना ही चाहिए। कोई प्रस्ताव लाया जाए तो राज्यसभा से यदि कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, पहली दफा उस प्रस्ताव को गंभीर चर्चा का विषय बनाया जाता है, और जब वह राज्यसभा पास कर देती है, तब वो लोकसभा में आता है। लोकसभा में यदि कोई प्रस्ताव आता है कि जनता जनार्दन से संबंधित यदि कोई समस्या है, यदि कोई व्यवस्थाएं हैं, तो वहां लोकसभा में आती है। तो राज्यसभा उसको स्वीकृति देती है, स्वीकृति नहीं भी देती है। तो राज्यसभा से चलने वाली विधेयक दीर्घकालिक होती है। क्यों होती है, ये क्यों होती है, इस सवाल को ढूंढना है। लोकसभा को कौन सा ऐसा अधिकार है जिस अधिकार के ऊपर ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। तो शिष्टता किस सदन की हो जाती है, शिष्टता संसद की होती है, जहां तीनों अंग मिल जाता है। यह एक बात को भी सूचक हो जाता है संसद की यदि एकता बनी रहे तो देश की शासन व्यवस्था भी बेहतरीन तरीका से चलेगा। कार्यपालिका पूर्णतः उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर भी हो सकती है,
और देश का प्रबंधनीय सिद्धांत भी बेटर होगा। मैं एक क्वेश्चन का स्वरूप पर चर्चा कर रहा था। यदि हम किसी स्वरूप को यदि नहीं समझ पाते हैं, पढ़ करके सीधे आगे बढ़ जाते हैं, तो मुझे कहाँ रुकना होगा। उसके बाद सदस्य संख्या में देखिए, लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या दोनों आपकी काउंट डाउन होना चाहिए। उसमें जोन वाइज लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में ज्यादा मात्रा में लोकसभा सदस्य है, किस राज्य में कम है, किस राज्य में बराबर है। उसी प्रकार से राज्य की विधानसभा में भी आपको पूछा जाता है कि विधानसभा में किस राज्य की बराबर है। तो अक्सर वो जोन वाइज क्वेश्चन उठता है। कोई एक बड़ा राज्य के समानांतर में यदि कौन कौन दो राज्य को योग जोड़ देने पर लोकसभा सदस्य उसके बराबर हो जाते हैं। हालांकि यह ट्रेंड उत्तर प्रदेश की पूछने की रही है, लेकिन इस ट्रेंड को अब अदर पीसीएस भी अपना रही है। कानून निर्माण कैसे होता है, संसद कैसे इसको पास करती है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, संसद के एब्सेंट में अध्यादेश कैसे लाया जाता है, वो लाने के बिंदु पर चर्चा हो जाती है। ज्वाइंट सेशन किस स्थिति में बुलाया जा सकता है और किस स्थिति में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। चुनाव किस किस स्थिति में लोकसभा में होती है, क्या एक आम चुनाव से ही लोकसभा की गठन होती है, क्या मध्यावधि चुनाव भी होती है, किस किस स्थिति में लोकसभा भंग हो सकता है। क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है और यह अस्थायी सदन है, इसके सदस्य की कार्यकाल होता है, तो किस किस स्थिति में लोकसभा गठित हो सकती है, वहीं पर 4 बिंदु खींच दिया जाएगा और 4 विकल्प रहेगा। उस 4 विकल्प में आपको बड़ी गंभीरता के साथ आगे प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके बाद विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और उसकी स्वरूप, इस जब भी आएगा इसके स्वरूप पर क्वेश्चन आता है। आगे सेशन से सत्र क्या है, किस सत्र की क्या वैल्यू है, सेशन का नामांकन किस रूप में की गई है, ये तथ्य सब एकत्रित यदि कर लेते हैं तो ये आ जाते हैं। दूसरा बात आ जाता है कि बजट से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रस्ताव होता है जैसे विनियोग विधेयक, कट मोशन, सांकेतिक कटौती, ये सब क्या है, उसके बीच का क्वेश्चन उठा करके देता है कि किस प्रकार का व्यवस्था पर लागू होता है। ये मेरा कहना है कि पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि सूर्य का दर्शन नहीं करने के बराबर है। इस सेक्शन से श्योर क्वेश्चन आता है। और एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप इसमें आपको लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना करके हम पास कर जाएंगे, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। और किसी भी गाइड से क्वेश्चन डायरेक्ट सेट नहीं होता है। क्वेश्चन जब भी कमीशन का सेट होगा किसी किताब से होती है। एक गहन अध्ययन चाहिए और गहन अध्ययन के बाद ही आपको समझ में आता है कि पढ़ना हमें होता क्या है और छोड़ना हमें क्या होता है। मैं अब एक एक बिंदु पर अब चर्चा आपको आगे कर रहा हूं। ये गठन के साथ ही राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा होती है। राष्ट्रपति के बारे में तो वो चर्चा भी किए हैं। ये राष्ट्रपति एक्ट 52। अब देखिए कभी क्वेश्चन विचारात्मक बदल जाती है। इनका एक्ट लोकसभा 81, राज्यसभा एक्ट 80, यही बात हो जाती है। अब इस पर गौर करके इस बात को देखिए कि यदि इसमें क्वेश्चन को लड़का बता देगा कि लोकसभा की गठन एक्ट 81 में है, राज्यसभा 80 में है, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था 52 में है, ये तीनों को जोड़ करके विकल्प बना देंगे ABCD, तो क्या कौन बना सकता है इसको बनाने वाले कौन, किस प्रकार का लड़का बना सकता है। तो किस लड़का को तुरंत पढ़ा है और तुरंत बना दिया, तो उसके भीतर क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है, किस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ने को लड़का गिर सकता है। सेट करने वाले यदि एग्जामिनर होते हैं तो उनको ये सब समय देना चाहिए। और जब आप समय देते हैं तो हम 4 चरण में लड़का को बांट लेते हैं कि यदि कोई नहीं जानता है तो अंदाजी किसी पर मार रहा है तो माइनस मार्किंग में गिर जाएगा। यदि कोई लड़का कुछ कुछ जानता है, कुछ चीज पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, उसकी संख्या लगभग किसी भी कमीशन के भीतर उसका 70% लड़का होता है जो कुछ जान रहा है, कुछ नहीं जानता है। 30% लड़का जो हो जाता है उसमें से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो OMR ढंग से भर नहीं पाते हैं। ये भीड़ से बचिए, ये बच जाता है आपका 85% लड़का इसी मैदान से चले जाते हैं। 15% लड़का जो बचता है, कुछ लड़का एडमिट कार्ड आने के बाद दम लगाता है और उसकी संख्या लगभग 7.5% के आसपास होता है और 7.5% जो बच जाता है वहीं कंपटीशन के रेस में रहता है।
अब इस रेस में आने के लिए अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप इसका अध्ययन करने की बात करेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। जैसे बाद में पश्चाताप होता है कि हमें नहीं हुआ, इतना नंबर से रह गया, ये ऑपरेशन करने का वक्त अभी यही है। यदि आप ये ऑपरेशन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके भीतर जितनी खामियां हैं वो दूर हो जाएगी। अब देखिए, यदि मैं इस क्वेश्चंस को ऐसे जोड़ लेता हूं कि यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार का हम आपको देखते हैं कि तथ्यात्मक में उत्तर दे दिया, तो हम इसके अब एक शब्द में बयां कर देते हैं और इसको आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। संसदीय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व जनता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में जनता से संपर्क सूत्र कायम करने वाली अनुच्छेद है। एक्ट 52, 81, 80, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नहीं, आप लोग जल्दी से हम आप लोग उत्तर नहीं बताओगे। मैं ABCD पूछूंगा, उस पर आप लोग केवल हाथ उठाओगे। ठीक है, बोलना किसी को नहीं कुछ है, मुंह का इस्तेमाल करना नहीं है, सीधे आप उत्तर बता दोगे। जल्दी से समय सीमा समाप्त करें, समय सीमा समाप्त कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि कोई गलती बनाइएगा तो दंड का प्रतिभागी होइएगा। चलिए, ए वाला उत्तर कौन है? ए वाला कोई नहीं। बी वाला? अच्छा, बी वाला है। अच्छा, सी वाला कौन है? सी वाला। और डी वाला कौन है? आप लोग सब के सब हाथ उठा लिया है। एक बात देखो, क्वेश्चन था, हालांकि तुम लोग ठीक बनाया है। संसदीय व्यवस्था में हालांकि मैंने छोटा करके दिया था क्वेश्चन ताकि पकड़ में आ जाए। संसदीय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व जनता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में जनता के संपर्क सूत्र काम करने वाली अनुच्छेद है। जनता के सबसे नजदीक में चुने वाली यानी सदन कौन सी है? वह लोकसभा है। ऑलरेडी वह उत्तर आ जाएगा 81, जहां लोकसभा को जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से आती है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जनता का प्रत्यक्ष रूप से। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि जनता द्वारा, ऐसा लिखो, प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष रूप से, क्वेश्चन सेकंड लिखो, प्रत्यक्ष रूप से यदि हम इसमें जाएंगे तो तुरंत उत्तर तुरंत बना देगा। ऐसा लिखो, निम्नलिखित में से कौन अलग
व्यवस्था से संगठित होती है, संगठित होती है। विकल्प यही रहेगा, विकल्प यही रहेगा। अलग, ठीक है। अपना 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 उत्तर आप लोग बताइए, आप लोग, ठीक है। समय सीमा समाप्त करें। ए वाला बता दो, बी वाला, सी वाला, और डी वाला। देखो इसमें फंसा है तू लोग। विजातीय कौन है, इसको सामान्य भाषा में समझ। राष्ट्रपति का निर्वाचन हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देकर, कोई लड़का अपना नॉलेज को कहता है कि कम है या हम नहीं समझे, मैंने इस बात को नहीं है। परीक्षा में जो 2 घंटे की सफर में सही ढंग से सोचा, वो बाजी मारा और सिकंदर हो जाता है। पहला बात, अब 3 अनुच्छेद है और क्वेश्चन कर रहा है विजातीय कौन है, तो इसका मतलब है डी वाला कोई और इंडिकेट नहीं हो रहा है। डी हमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दे रहा है, अरे आप डी पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। अब आप देखिए तो इसका स्वरूप क्या है, ए का, बी का और सी का। जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम बाई 1% इलेक्टेड। 81 है राज्यसभा, जिससे लोकसभा का गठन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। 80 जनता के अप्रत्यक्ष रूप से ये भी निर्वाचित होते हैं। यदि इसको देखा जाए, ये अप्रत्यक्ष है, 80 भी अप्रत्यक्ष है, और ये क्या है, प्रत्यक्ष है, तो कौन विजातीय हो गया। होता क्या है कि आप क्या नॉलेज लेके पढ़ के आए हैं, इससे भरोसा नहीं है। परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरों की इच्छा, दूसरों की इच्छा के अनुसार आपको चलना है। कैसे ये क्वेश्चन सेट किया है, और सेट करके देखिए कि उसके अंतरंग को समझने का कार्य करिए, उत्तर के नजदीक पहुंच जाइएगा। यही खेल है, इस खेल को आपको खेलना है। बात को समझ गया, जबकि एक सामान्य बात थी। अब इसी में क्या है, 1-2 लड़का चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, वो समान लड़का भी उसका उत्तर सही दे देता है। अच्छे लड़के उसमें गिर जाते हैं, अच्छे लड़के को ज्यादा अध्ययन हो जाता है तभी खतरनाक हो जाता है। आप एक कमीशन के काबिल हैं कि नहीं, इस चीज का जब ये परीक्षा दे रहे हैं तो अपनी काबिलियत को दिखाइए, सोचने की क्षमता को विकास करिए, तो क्वेश्चन परस्पर आधार बन जाएगा। ये बात समझ गया। अब है क्या, इसके भीतर थोड़ा सा और जाते हैं, तो जाने के बाद इसके एक सांगठनिक स्वरूप के साथ इसका कोई नामांकन भी की जाती है। ये नामांकन में देखिए, यदि आपको कभी गलती हुआ है, इसका मतलब है कि इसके भीतर का अध्ययन हमने नहीं किया है। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिसका भीतर का अध्ययन नहीं किया तो वो कमजोर पड़ता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ये दोनों सदन से जब विधेयक पारित हो जाता है, अंतिम रूप से कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत जाता है। तो पहले अभी ये वर्तमान का क्वेश्चन में हम ले चलें कि लोकसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं। इसको लोअर हाउस, निम्न सदन। उसके बाद इसका यहीं पर पढ़ते चलिए, इसका उल्टा कर दीजिए। राज्यसभा को क्या कहते हैं, निम्न का हो गया उच्च सदन। इसको क्या कहते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सदन, हो गया ना, प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई, प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सदन। इसमें क्या हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सदन। इसी का मद्रास में क्वेश्चन उठा के रखा था। अब आगे देखिए, इसको कहते हैं प्रथम सदन, इसको कहते हैं द्वितीय सदन, इसको कहते हैं अस्थाई सदन, इसको कहते हैं अस्थाई सदन। यहां पर सदन का जो कार्यकाल है, संसद के भीतर सदन का कार्यकाल
संसद के किस अंक में है? सदन का कार्यकाल किस सदन का निर्धारित है? बात समझ रहा है? नहीं समझा? क्वेश्चन लिखो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। संसद के किस सदन का कार्यकाल निर्धारित है? बस एकदम छोटा क्वेश्चन। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी उपयुक्त सभी। सभी जल्दी क्या होता रहेगा? नहीं, आप लोग विकल्प में बताइए। ए वाला कौन है? बी वाला? बी वाला में क्या है? लोकसभा। और सी में क्या है? और डी में क्या है? तुम्हारा डी। अच्छा, डी मारने से पहले यह सोचा कि तू जो मारा है तू ज्ञान से मारा है कि ऐसे ही विष खोपरा की तरह मार दिया है? कभी उत्तर देने से पहले इवैल्यूएशन अपने को करता है कि हम उत्तर किस आधार से दिया है, क्या मेरी ज्ञान और क्षमता का यहाँ प्रदर्शन हुआ है कि नहीं। ज्ञान और क्षमता का प्रदर्शन तभी संभव है जब आप सब में पढ़ के आते हो। पहला क्या है? क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कहता है? जोर से। संसद के किस सदन का कार्यकाल निर्धारित है? किस सदन का? देखिए तो सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। सदस्य का कार्यकाल है कितना? 6 वर्ष। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। सदन की कार्यकाल यदि तय कर देंगे तो अस्थायी सदन कभी नहीं रह सकती है। इसका कार्यकाल दे देगी कि समय पर तुम्हें आना है, समय पर जाना है। यह अस्थायी सदन है। ठीक है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, लेकिन वहां संसद दिया, अंग नहीं दिया। अंग देता तो 2 मात्रा का उत्तर होता, लेकिन सदन पूछ करके सावधान कर दिया सदन में ही रहना है। लेकिन जो ज्यादा सोचने लगेगा वो भी ज्यादा खतरा है। जैसे ही सोच लिया, दे दिया डी उत्तर। अरे क्वेश्चन आधा आधा है, आधा क्वेश्चन है और आधा उसका विकल्प है। दोनों जोड़ोगे तब पूर्ण क्वेश्चन है। कलम को तोड़ेंगे, 4 कलम तोड़ देंगे, कौन सा कलम किस कलम में जुड़ेगा, जोड़ना फिर रहेगा तो जो कलम का हिस्सा वही जुड़ेगा। यही पीटी का उत्तर को ढूंढना। बात को आप लोग समझ पा रहे हो? पढ़ता है सब कोई, लेकिन उत्तर के नजदीक के पन्नों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब आगे देखिए, गठन के बारे में देखें तो गठन में इतनी बात का चर्चा और नाम के साथ आ गया। अब है क्या, कुछ प्रस्ताव होते हैं सदन के भीतर। इस प्रस्ताव को देखिए कि प्रस्ताव क्या सब होता है। सदन के भीतर वैसे बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, इस सभी को हमें हटाना पड़ेगा। ये जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप लोग नाम बताएंगे ताकि हम सबको डील कर पाएंगे। पढ़िएगा तो पार्लियामेंट पढ़ाने में तो 90 दिन लग सकता है, लेकिन यदि इसको ढंग से पढ़ा जाए सही अर्थ में, कितना है 2 घंटा में पूरी पार्लियामेंट के क्वेश्चन को समेट लिया जाएगा और बनाने की क्षमता खुद डेवलप हो जाएगी। लेकिन 2 घंटा यदि आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि उत्तर आएगा, लेकिन 2 घंटा पार्लियामेंट की ईमानदारी से पढ़ लिया जाए, कैसे पढ़े ये जरूरी चीज है, तो आप आसानी से इसका उत्तर खड़ा कर सकते हो। जैसे देखो, अब हम आगे, एक चीज है जो कभी कभी हम विधेयक के मुद्दे पर लड़के अक्सर फंस जाते हैं और कभी कभी चलते भी रहते हैं तो कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं।
व्हाट्सएप पर जो देखते हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर अमुक किताब में यह देखे थे, तो देखिए उसका कुछ निदान नहीं है। निदान इस बात का है किताब क्या कर रहा है किस प्रकार की किताब से स्टडी करते हैं आप, वो तो मैंने जरूर रखा है। लेकिन यहाँ देखिए कोई आप विधेयक की चर्चा कर लेते हैं, तो विधेयक पहले कहते किसको? विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव बनाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाए जाते हैं, सदन में लाए जाते हैं, इसे ही विधेयक कहते हैं। परिभाषा सामान्य है। एक चीज होता है जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, उसकी एक परिभाषा को समझना, परिभाषा दिमाग के अंदर लाना ये जरूरी होता है। बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि प्रस्ताव है क्या? तो कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? कानून बनाने से पूर्व जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधि बनना एक प्रबंधन सिद्धांत का द्योतक होता है। बिना विधि का हम देश को नहीं चला सकते हैं, और ऐसी कानूनों के संग्रह को ही हम संविधान भी कहते हैं। इसलिए संविधान किसी भी देशों के लिए अनिवार्य हो जाती है। तो कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाए जाते हैं उसे प्रस्ताव कहते हैं। अब विकल्प इसको जितना छोटा मिल जा सके, विधेयक उसे कहते हैं जो पूर्व का रूप है। पूर्व का रूप यानी कानून का पूर्व रूप। विधेयक शॉर्ट में इसका विकल्प होगा कानून का पूर्व रूप। पूर्व रूप ही विधेयक कहलाता है। देखिए अब इसको शॉर्ट करने का तरीका भी देखिए। मेंस में जब आप पढ़ाई करते हैं ये शॉर्ट हो गया, इसकी शब्द ज्यादा है, इसमें शब्द कम है। तो कम शब्दों में अधिक बातों की कहने की क्षमता, इसलिए मेंस का विषय हो जाता है। अब हमें इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद हम विधेयक पर आगे ले जाएंगे। इसको नोट कर लिया आप लोग? नोट हो गई? अब देखो विधेयक, पहले बात देखो सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकार के विधेयक जरूर होते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम के पर्पज से विधेयक को स्वरूपों की व्याख्या कर ले। एक आता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्त विधेयक, और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। देखा जाए तो विधेयक पर यदि क्वेश्चन उठता है प्रकार पर, तो इस प्रकार को जानना जरूरी है। अब यहां देखिए साधारण विधेयक, फिर मैं इसका व्याख्या करूंगा साधारण और विशेषताओं को। साधारण विधेयक संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह किस सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी सदन में। लेकिन लोकसभा
जब किसी विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा में आएगी, या राज्यसभा में गया है लोकसभा में जाएगी। तो राज्यसभा यदि इसमें किसी प्रकार का फेरबदल करता है, उस विधेयक के किसी भी प्रोविजन में हस्तक्षेप करता है, तो इसको इस सदन को भी जानकारी देना होगा। विधेयक चलेगा कहां पर? लोकसभा। अब लोकसभा कहेगा कि नहीं, राज्यसभा जो विधेयक को लाया है वो तरकीब सही नहीं है, फिर ये किया संशोधन। विधेयक कहां चला? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा फिर करेगा संशोधन, जानकारी इसको भी देना होगा। चला विधेयक, अब ये भी संशोधन करेगा, चला विधेयक। ये क्या हो गया? गतिरोध। इसको कहते हैं गतिरोध। इस गतिरोध को दूर कौन करेगा? राष्ट्रपति। संविधान कहता है गतिरोध को दूर करने का काम राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के किसने अधिकार दिया? संविधान ने अधिकार दिया। संविधान के अनुच्छेद एक्ट 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को, ठीक है। अब राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। अब यदि जिस तिथि को बुलाते हैं राष्ट्रपति, एक डेट तय कर दिया, उस तिथि को एनी हाउ या सम्मेलन होगा या अधिवेशन होगा। इस बीच मान लिया जाए कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, मान लिया जाए कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, तो ये संविधान कहती है कि भंग लोकसभा से भी ये ज्वाइंट सेशन उस दिन होगी, चलेगी, लेकिन ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष इनको मौका मिलेगा। दूसरा, लोकसभा उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तब क्या आएगा? राज्यसभा के उपसभापति। यदि ये भी एब्सेंट है तो उपस्थित सदन निर्णय लेगा कि आज इस सभा का अध्यक्षता कौन करेगा। पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, राज्यसभा को उपसभापति। अब यहां पर एक गौर करके देखिए कि ज्वाइंट सेशन में यहां दूर के सफर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि हम समझ लें कि लड़का को ज्वाइंट सेशन पता है कि नहीं, क्वेश्चन यहां से बर्निंग होता है, क्रिएट होता है। राज्यसभा के सभापति को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार क्यों नहीं है या क्यों नहीं कर सकता? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, बता देने के बाद, हाँ लड़का इस पर कवर किया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछ करके आपसे जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, यह बात तो पहले अब नोट हो गया ना, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कौन करता? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति। उसके बाद यदि ये भी एब्सेंट है तो उपसदन फैसला करेगा कि आज सभा का अध्यक्षता कौन करेगा। लिखिए क्वेश्चन में, राज्यसभा के सभापति को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार क्यों नहीं है? अधिकार नहीं है क्योंकि अब एक बात देखिए, क्वेश्चन को यदि गौर से समझिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार, क्वेश्चन यही है कि आपको सभापति महोदय को क्यों नहीं है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को सही रूप में आप समझ लीजिए।
क्वेश्चन का विकल्प यह नहीं कहीं खुलासा कर दे कि आसानी से लड़का पकड़ ले। विकल्प सेट करना भी एक सेटर की बहुत बड़ी कुशलता का भूमिका निभाता है, और कुशलता पूर्वक यदि क्वेश्चन को सेट किया जाएगा, अच्छे अच्छे लड़के को, या कम पढ़े लड़का तो मैदान से बाहर है ही, अच्छे लड़के को भी ढील में ला सकता है। अब जैसे ए में गौर कर रहे हैं कि क्या विकल्प देंगे, किस प्रकार के लड़का की कैसी सोच है, उसको उसी में पर छांट दें, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन में छांटना है, इससे बहुत ज्यादा मेरिट की बात नहीं है। ज्ञान की परीक्षा मेंस की होती है। हम छटे नहीं, मैं डटा रहा हूं। इस चीज को तरकीब आपको पीटी में समझना पड़ेगा। लिखिए, ए में लिखिए, बनाइएगा जल्दी जल्दी। ए में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। आगे, सभापति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। डी, उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें वेतन नहीं दिया जाता, इसलिए सभापति को अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए सभापति को अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी विकल्प का लंबा कर दिया तो लड़का कहता है कि यही उत्तर होगा। ये भी एक मानसिकता की सोच होती है, लेकिन वो जाल में फंसाने वाला भी मुद्दा हो सकता है। अब आप लोग जल्दी से बताइए। बना लिए तो धागा मार दीजिए। मार दे धागा, मार दिया। ए वाला कौन है? बी वाला, सी वाला, सी वाला और डी वाला। आप लोग किधर हो? आप किधर हैं? बताए ना, आपको उत्तर कौन सा है? अच्छा, ए वाला में बताओ क्या था? इस प्रश्न का क्या संबंध है? संबंध, इसीलिए ए नहीं होगा। कहता है, प्रश्न पहले समझिए कि उपराष्ट्रपति को यानी सभापति को ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये तो ऐसे ही विकल्प दे दिया है। बी क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। वो तो करते हैं, राज्यसभा करते हैं। नहीं बनाने वाला तो किसी को मार देगा, लेकिन जो पढ़ा मारने से पहले सोचेगा ना जी। आगे क्या है? सभापति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अब सभापति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है।
लेकिन ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है, लोकसभा भी बैठी है, राज्यसभा भी बैठी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 कहती है कि राज्यसभा को सभापतित्व करने का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, लेकिन लोकसभा का सदस्य तो है ही नहीं, ना किसी हाउस के मेंबर है। नेचुरली यही एक मुद्दा बनेगा जो इसके अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अब ये गौर करके देखिए, यहां पर दिया है राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति ऑलरेडी राज्यसभा के सदस्य हैं, फर्क इतना ही है उपराष्ट्रपति में और सभापति में, उपसभापति में। वो हाउस के सदस्य नहीं है सभापति, ये हाउस के सदस्य हैं। ये विकल्प भी क्वेश्चन का आधार बनेगा। इसे किसी हाउस के सदस्य नहीं होने के कारण इन्हें ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है। बात क्लियर? क्लियर है? इसे तो बना रहा है तो ठीक है, बन रहा है तो ठीक ठाक है। अभी ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। नंबर 1 दहेज निर्बंधन अधिनियम, दूसरा बैंकिंग भर्ती बोर्ड, और तीसरा कोटा केवल। 1961 में यह था, ये 1978 में, ये 2002 में था कोटा। दहेज निबंधन अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय, बैंकिंग भर्ती बोर्ड मोरारजी देसाई की सरकार के समय, और कोटा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन का आयोजन की गई है। ओके, ज्वाइंट सेशन याद रखना है कि साधारण विधेयक पर निश्चित रूप से बुलाए जा सकते हैं। कब? जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए। धन विधेयक, चलिए ये बात, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को पूछ लेता है देखना। कोई दिक्कत किसी को है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। कोटा आतंकवाद को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में लाया, इस पर जो सेशन हुआ था, और 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अब इसको रद्द कर दिया। कोटा कानून फिलहाल नहीं है। अब आइए धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक में इस विधेयक का कुछ परिभाषा होती है। चालू वर्ष में आय, व्यय, लेन देन, संचित निधि में धन जमा करना, संचित निधि से धन की निकासी करना, विश्व बैंक से ऋण लेना, विश्व बैंक में ऋण की अदायगी करना, कर लगाना, कर को हटाना। यानी इस व्यवस्था में वर्तमान से जुड़ा हुआ मुद्दे को रखता है, अर्थात वह व्यवस्था जो चालू वर्ष से ही संबंधित है, ये धन विधेयक है। फिर से एक बार, धन विधेयक इस इंग्लिश से मनी बिल कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित की गई है। इस परिभाषा में कहा गया है वह विधेयक जो चालू वर्ष में आय, व्यय, लेन देन, संचित निधि में धन जमा करना, संचित निधि से धन की निकासी करना, विश्व बैंक से ऋण लेना, विश्व बैंक से ऋण अदायगी करना, कर लगाना, कर का उत्पादन करना, इससे जुड़ा विधेयक धन विधेयक कहलाता है। क्लियर? चालू वर्ष में आय, व्यय, लेन देन, संचित निधि में धन जमा करना, संचित निधि में धन जमा करना, संचित निधि से धन की निकासी करना,
कर सृजन, कर उत्सादन, कर सृजन, कर उत्सादन। उत्सादन का मतलब कर की समाप्ति करना। विश्व बैंक या किसी देशों से ऋण लेना, विश्व बैंक या किसी देशों से ऋण लेना, या ऋण की अदायगी करना, या ऋण की अदायगी करना। अदायगी करना, ये क्या हो गया? धन विधेयक हो गया। इसे ही धन विधेयक कहते हैं, यानी तुरंत वर्तमान की व्यवस्था से वो जुड़ा हुआ होता है। अब यहां देखिए, यहां नजर देखिए, धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? परिभाषित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष को परिभाषित करने का अधिकार है। इस विधेयक पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन करता है? हस्ताक्षर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इनके हस्ताक्षर से साबित हो जाता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष किस विधेयक पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करते हैं? धन विधेयक। अब हस्ताक्षर करने के बाद अब विधेयक सर्वप्रथम कहां भेजते हैं लोकसभा अध्यक्ष? इस सर्वप्रथम कहां भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जब परिभाषित करते हैं यह विधेयक किसके पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के सहमति के बाद इसे किस सदन में भेजा जाएगा? किस सदन में ये भेजा जाता है? तो यह लोकसभा में सर्वप्रथम भेजा जाएगा। अब लोकसभा जब इसे स्वीकृति दे दिया, स्वीकृति हो गया, विधेयक कहां जाएगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा को धन विधेयक पर मात्र 14 दिन का अधिकार होता है। यदि लोकसभा विधेयक को भेजा तो क्यों भेजा? ये सुझाव स्वरूप भेजता है, सुझाव स्वरूप भेजता है। अब जब यह कहता है कि लोकसभा यदि यह राज्यसभा यदि 14 दिनों के भीतर नहीं भेजती है लोकसभा को, मान लिया कि नहीं भेजा लोकसभा को, तो लोकसभा समझते हैं कि हमने जैसा भेजा था उसी रूप में राज्यसभा को भी मान्य है, तो विधेयक सीधे चला जाता है राष्ट्रपति के पास। यदि 14 दिन के अंदर भेजा, ऐसा होता है कि भेज दिया, भेजा तो लोकसभा के विवेक पर निर्भर करेगा कि हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार करें व ना करें। बाध्यता यहां नहीं है। उसके बाद धन विधेयक पर सबसे अधिक किस सदन का अधिकार होता है? लोकसभा। यहां पर लोकसभा की स्थितियां प्रभावी है। राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अधिकार है। जब 14 दिन का अधिकार है ही तो भेजा क्यों जाता है? सुझाव स्वरूप। क्या आप देख लें क्या उचित सुझाव है तो दे दीजिए। फिर भी सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य कहीं से नहीं है, विवेक पर निर्भर करता है, स्वीकार करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। धन विधेयक क्लियर हो गया। और कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक पर वित्त विधेयक यह किस सदन में पेश किए जा सकते हैं? यह संसद के किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब सवाल है ये वित्त विधेयक होता क्या है? वित्त विधेयक की परिभाषा होता है कि लोकसभा के अगले वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष की योजना को वित्त विधेयक कहा जाता है। ये अगले वित्तीय वर्ष। दूसरा एक बात यह है और इसकी पहचान में कहता है कि बजट पेश करने के बाद इस विधेयक को रखा जाता है।
प्रस्तुत बाद होने बाद रखा जाता है, जो पहचान में इसकी सुविधा होगी। बजट एक अनुमान होता है, फिक्स राशि नहीं होती। अब यदि हमारे पास ये पैसा इतना आएगा तो हम इससे विकास करेंगे। अगले वित्तीय वर्ष की योजना से विधेयक रिलेटेड हो जाता है। अब इस विधेयक पर ऐसा आता है, ऐसे मान लिया कि राज्यसभा के पास गया, लोकसभा के पास तीसरा हाउस में जा सकता है। यह योजना बनाता है कि 5,000 आपका फर्टिलाइजर का फैक्ट्री बना लेना, फैक्ट्री बना लेना। दूसरा 500 बाइसाइकिल फैक्ट्री बना देना है। तीसरा 5,000 किलोमीटर NH बनाना है। ये योजना बना रहा है सरकार। प्रत्येक महिलाओं को एक मोटरसाइकिल दिया जाएगा, महिला को, वोमेन को देने की बात आ रही, दे देंगे। मान लेंगे ये योजना। जब इसको विधेयक लाया जाता है, चर्चा होता है कि इस पर कितना लागत होगी, इतना हम नहीं बना सकते हैं, तो इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्या बना सकते हैं? ये तो प्राथमिकता के आधार पर योजना बना दिया गया। क्या बना सकते हो? 5,000 फैक्ट्री हम नहीं बना पाएंगे, शुगर, ये फैक्ट्री हम नहीं बना पाएंगे। तो क्या करते हैं हम इसको, एक फैक्ट्री बनाएंगे। बनाने का लक्ष्य तो बड़ा था, और 500 बाइसाइकिल के स्थान पर कहेंगे बाइसाइकिल फैक्ट्री ठीक है, एक ठो बाइसाइकिल फैक्ट्री बनाएंगे। एक ये हो गया, दो मुद्दा ये हो गया। 5,000 किलोमीटर का NH नहीं बनेगा, 50 किलोमीटर NH बनेगा। शेष योजना को हमने पैसा नहीं है, हम विकास नहीं करेंगे, रद्द कर दिया। अब इस पर जो हम पैसा खर्च करेंगे यह हो जाएगा मनी बिल, और यह जो हमारा खर्च है यह हो गया वित्त विधेयक, फिनांस बिल, यह हो गया वित्त विधेयक। अब इसका अंतर देखिए, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, हुआ सब पाया नहीं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। कारण इसी से जुड़ा हुआ यह था, इसको शॉर्ट किया गया, उसके पार्ट के कुछ हिस्सा ही काटे हैं, जितनी क्षमता था उतना ही लिए, इसलिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये मूल बात का अंतर था, ये बात हुआ। इसी चीज को यदि बात है, ये क्या है, ऐसे समझो एक प्रचलित शब्दों के साथ। तुम लोग रात में सपना अपना देखता है, सपना अपना देखता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं, इंसान है तो सपना देखता होगा कभी कभी। हम कहाँ कहते हैं कि रोज देखो, लेकिन सपना देखता है। नौकरी लेना भी तेरा एक सपना है, देखता है कि नहीं? चाहता ही कभी कभी। अभी अभी कौन कर रहा है? अच्छा समझो, तुम्हारा सपना है, कुछ तो कुछ सपना है। अब तो रात में सोया और सपना सुन रहा है कि हम 4 फ्लैट खरीद रहे हैं, 4 मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, 4 शहर में जमीन खरीद लिए। नींद टूटा, पता चलता है कि तेरे पास इतना पैसे ही नहीं, तो तू क्या करता है? जाकर के एक ठो कलम खरीद लिया। कल धन लगा ना, 5 रुपए की कलम पर या 1 रुपए की कलम पर धन लगा ना, तो धन कलम क्या हो गया? धन विधेयक। और ये जो योजना बनाया रात में, ये क्या हो गया? इसलिए वित्त विधेयक सपना है। और यह जो खर्च किया, वो कलम खरीदा, ये क्या है? अपना। अपना इजकल टू और सपना इजकल टू वित्त विधेयक।
सपना और अपना में अंतर समझ गए, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों का समान अधिकार होता है। एक सदन पारित किया, एक सदन पारित नहीं किया, विधेयक रुक जाएगी, गिर जाएगी, पास नहीं होगा। अब देखिए किस किस विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकते हैं और किस किस विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकते हैं। साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया गया कि नहीं, लेकिन धन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन साधारण विधेयक पर बुलाए जा सकते हैं। साधारण विधेयक ये बुलाया गया। दूसरा धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक को संदर्भ में राष्ट्रपति को पहले जानकारी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, फिर उनके सुझाव पर लोकसभा में लाया जाता है। तो यहां पर वापस करने का भी अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक पर हाँ हो सकता है कि प्राथमिकता की सीरीज में यदि कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो यहां पर वित्त विधेयक पर बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वित्त विधेयक पर एक भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया गया। साधारण विधेयक पर बुलाया गया जो 3 बार, वित्त विधेयक पर बुला सकते हैं लेकिन अभी तक बुलाया नहीं गया। धन विधेयक पर किसी भी हालात में बुला नहीं सकते हैं। इतना तक कि राष्ट्रपति को दोबारा सुझाव स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए सदन को वापस करने का भी अधिकार नहीं है। चौथा हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाए जा सकते हैं, वहां पर राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। हालांकि इस बात की चर्चा संविधान सभा के भीतर भी थी, लेकिन जब इसकी व्याख्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया तो यह व्याख्या का एक सैद्धांतिक जो रूपरेखा का आचरण था यह भारतीय संसद में भी अपना करके रखा है। बात यहां क्लियर है। अब चलिए सत्र, सेशन एक छोटा सा मुद्दा होता है, इसको आप ऐसे समझिए। वर्ष में कितने सेशन होते हैं? पहला सत्र का नाम होता है बजट सत्र, और ये बजट सत्र फरवरी टू मई तक चलता है। यह सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है। इसकी 2 पार्ट है। एक आता है बजट सत्र प्रथम भाग, दूसरा आता है बजट सत्र द्वितीय भाग। प्रथम भाग और द्वितीय भाग की जो दूरी है वह 3 से 4 सप्ताह की होती है। बजट इस सत्र में लाया जाता है, इसीलिए इस सत्र का नाम मूलतः बजट सत्र के नाम पर पड़ा है। अब इस बजट सत्र की शुरुआत किस चीज से होता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से। एक अभिभाषण की नया टर्मिनोलॉजी आ जाता है। अभिभाषण होता है कि सरकार के 1 वर्ष की योजना जो होती है, जो सदन का संबोधन करेंगे राष्ट्रपति। अब दूसरा सत्र का नाम आता है मॉनसून कालीन सत्र। पूरे भारत में मॉनसून आ जाती है और यह मॉनसून जुलाई टू सितंबर में आती है। पूरा भारत मॉनसून से प्रभावित हो जाता है। तीसरा आता है शीतकालीन सत्र, और शीतकालीन सत्र नवंबर टू दिसंबर तक चलता है। यही 3 सत्र है। अब है कि विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। सदन का मेंबर चाहें तो राष्ट्रपति से आग्रह करें तो विशेष सत्र का भी आयोजन कर सकता है, लेकिन सेशन 3 होते हैं। इसमें सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, दूसरा बड़ा सत्र मानसून कालीन और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र।
तो नवंबर से दिसंबर तक होता है। अब है कि इस सत्र के साथ दूरियां 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 6 महीने से अधिक हो जाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है 85A के तहत, 85A के तहत, कि 2 सत्रों के बीच की दूरी 6 महीने से अधिक हो जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय सदन है। दूसरा और तीसरा, इसके बीच में भी 6 मंथ से अधिक दूरियां नहीं होनी चाहिए। फिर इसके साथ 6 मंथ से अधिक दूरियां नहीं होना चाहिए, यानी 2 सत्रों के बीच की दूरी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद का यह सत्र होना अनिवार्य है कि अपने निश्चित समय के भीतर में वह सेशन में आए, महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करे और अपने क्षेत्र में जाए और क्षेत्र से समस्या को ग्रहित करके सदन के भीतर वो रखने का कार्य करें, देश की विभिन्न गंभीर समस्याओं पर चर्चा करें, तो ये सत्र होता है। अब आ जाता है, जैसे मैंने एक बात कहा कि 2 सत्र का बीच की दूरी 6 महीने से अधिक हो जाए, तो लोकसभा जो वर्तमान में है, यह वर्तमान लोकसभा किस किस स्थिति में भंग हो सकता है, डिजॉल्व किस किस स्थिति में हो सकता है। इसमें देखिए, ये भंग कब कब हो सकता है, भंग होने का स्थिति। नंबर 1, 2 सत्र का बीच का दूरी, 2 सत्र के बीच की दूरी 6 महीने से अधिक हो जाए तो यहां यह भंग हो जाएगा। दूसरा, कार्यकाल पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब भी आ जाएगा। तीसरा, किसी भी दल का नेता बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी भी दल का नेता जो है बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है, नहीं साबित कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 85B के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। 85A के तहत अभी तक हमारी लोकसभा भंग नहीं हुई है, लेकिन 85B के तहत B का इस्तेमाल भारत से संविधान में 5 बार हुआ है। किसी भी दल का नेता जब बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को एक ही मात्र विकल्प है कि जनता की जनादेश लिया जाए, तो लोकसभा भंग होगी। इसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं, और मध्यावधि चुनाव अभी तक भारत में 5 बार हुआ। 1971, दूसरा 1979, तीसरा 1900, चौथा और 5वां 1999। ये 5 मध्यावधि चुनाव हुआ है। अब सवाल है कि 71 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, चुनाव हुई, लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई, चुनाव हो गया। दूसरा है 1979, 1979। उस समय इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, चुनाव हो गए। और 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार से वापस लिया गया कांग्रेस के द्वारा समर्थन, तो डिजॉल्व हो गया। 1998 यहां पर वाजपेयी जी की सरकार थी, 13 महीने में सरकार गिरी, और फिर 1999 में एक वोट से सरकार गिर जाती है वाजपेयी जी की, जहां 269 के मुकाबले 269 मतों से पराजित हो जाते हैं। ये 5 बार मध्यावधि चुनाव हुआ है। मध्यावधि चुनाव देश हित के लिए कभी भी उचित नहीं है। आज इसी समय की मांग थी कि मांग के आधार पर आज भारत के भीतर एक देश एक चुनाव करने की बात पर चर्चा हुई। उससे कुछ संवैधानिक अड़चनें आई है। इस अड़चन के समाधान करने के लिए कमेटी गठन किया गया है,
और कमेटी आपस में विचार कर रही है। अब जो रिपोर्ट देगी संसद के पटल पर आएगा, उसके बाद इसका स्थायी निदान का रास्ता ढूंढा जाएगा। लेकिन भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है, भारत जितने विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, भारत में जो नौजवान है, भारत में जीडीपी को बढ़ाना है, तो यहाँ पर एक देश एक चुनाव का विकल्प ही बनता है। इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कारण यदि रोजगार नहीं सृजन होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? एक वोट से गिरने वाली विश्व में सर्वप्रथम सरकार इटली में हुई, तो एक वोट से गिरा। और विश्व का दूसरी घटना भारत में 1999 17 अप्रैल 1999, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक वोट से यानी 269 के मुकाबले 270 मतों से हारा, यानी एक वोट से हार गए। अब देखिए, आता है एक अध्यादेश। इस प्रबंधनीय व्यवस्था में अध्यादेश की बात ही चर्चा आती है। कुछ टर्म से भी बात आना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 123 के तहत यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अध्यादेश यानी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा जो आदेश जारी की जाती है उसी को अध्यादेश कहा जाता है। एक्ट 123 यानी 123 के तहत 123 के तहत जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब है कि राष्ट्रपति जारी कब करते हैं? जब सदन का सत्र नहीं, भी सत्र पड़ेगा, सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो क्रॉस कर दें, सदन का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय में किसी कानून की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता पड़ रही है, लोकसभा राज्यसभा सदस्य तो तुरंत बुलाया नहीं जा सकता है। कुछ देश में होंगे, कोई क्षेत्र में होंगे, जैसे बाहर होंगे, तो दिल्ली में होंगे, दिल्ली में नहीं भी होंगे। तुरंत मीटिंग सदन का बुला नहीं सकता, लेकिन देश को कानून की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के मद्देनजर यह देखना है, ध्यान रखना है कब जारी होगा, जब सदन सत्र में नहीं है और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई है। जब आवश्यकता पड़ गया तब राष्ट्रपति को जारी करने का आवश्यकता होती है। और यह जो अध्यादेश प्रस्ताव है, इसका निर्माण करने का कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है। निर्माण किया केंद्रीय मंत्रिमंडल, जारी करेंगे राष्ट्रपति। फिलहाल देश को कानून लागू हो जाएगी और इस कानून का जो क्षमता है, पावर है, संसद द्वारा पारित किए गए कानून के समान होता है। पारित किए गए, जैसे कोई भी सदन यानी संसद जब किसी कानून को पारित करती है उसके इक्विवेलेंट होता है अध्यादेश कानून। अब है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना। अब सदन सत्र में आ गए, जब सदन सत्र में, तो निश्चित है कि 6 महीने के अंदर तो आएगी। जब सदन सत्र में आ गए और इस कानून की आवश्यकता को महसूस करेगा, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये लोकसभा राज्यसभा, यह जो सदन के प्रारंभ की तिथि है, उस तिथि से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार कर लेंगे। 6 सप्ताह के भीतर यदि स्वीकार करेंगे तो अध्यादेश कानून आगे भी प्रभावी बना रहेगा। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो 6 सप्ताह के उपरांत यह अध्यादेश कानून समाप्त हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का एक मूर्त और आता है कि लोकसभा मान लिया कि एक अलग डेट में आया और अलग डेट में फिर राज्यसभा आया, एक दिन आया तब तो कोई बात नहीं है, 6 सप्ताह सीधे गणना होगी।
लेकिन जब दो अलग अलग तिथि को यह सदन दोनों आई है, तो अंतिम दिन जो सदन आएगी उससे 6 सप्ताह की गणना होगी। दोनों सदन एक साथ आ गया तो 6 सप्ताह वहीं से फिक्स है, वहीं से चलेगी, गणना होगी। लेकिन 6 सप्ताह में यह बात को ध्यान में रखना होता है कि दोनों सदन अलग अलग तिथि को आया तो अंतिम तिथि को आने वाली सदन की जो तिथि है वहां से 6 सप्ताह की गणना होगी। उसके बाद ये आगे भी जारी रहेगा। अब फिर ये कब तक जारी रहेगी? फिर 6 महीना। अब 2 सत्र के बीच की दूरी 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्यादेश कानून की आवश्यकताएं पड़ गई है, फिर हम उसको 6 महीना की अवधि बढ़ा सकते हैं। वो संसद के ऊपर डिपेंड है, जारी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन यह अध्यादेश कानून कब तक जारी रहेगा, नहीं जारी रहेगा, यह फैसला संसद को करना होता है। अब है कि यदि मान लिया कि सदन के प्रारंभिक तिथि से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार नहीं किया तो 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी रहेगी। 6 सप्ताह के उपरांत यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से यह 6 सप्ताह के भीतर समाप्त जाएगी। फिर एक बार देखिए, एक बार सरसरी नजर से देखिए, अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी किए जाते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। यह अध्यादेश कब जारी होता है? जब सदन का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय में कानून की आवश्यकताएं हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश प्रपत्र का निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया गया, निर्माण किया गया और जारी किया राष्ट्रपति। अब है कि सदन को संसद का अधिकार है, सिद्धांत कहता है कानून बनाना संसद का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति भी संसद के एक अंग है, एक काम तो उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन उस समय में सत्र बुलाया नहीं जा सकता था। अब क्या हो रहा है? जब सदन आएगी, सत्र में आएगी, जब आएगी तब से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार कर लेगी, अध्यादेश आगे भी जारी रहेगा। 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यादेश 6 सप्ताह के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको हटाने का अधिकार भी नहीं होता है, इसलिए जारी तो राष्ट्रपति कर देते हैं। लेकिन ये कब तक की प्रभावी स्थिति में रहेगी, ये संसद को ही फैसला करने का अधिकार होता है। यदि संसद छोड़ दे तो 43 दिन यानी 6 सप्ताह के उपरांत खत्म हो जाएगा। ये अध्यादेश कानून है। अध्यादेश कानून किस कानून के समानांतर होती है? संसद द्वारा जारी किए गए, संसद द्वारा निर्मित किए गए कानून के समान अध्यादेश कानून होता है। अब सवाल इस बात की उठती है, अध्यादेश कानून समय समय पर पहले भी बुलाते जा रहे थे। कभी कभी प्रधानमंत्री को किसी एक हाउस में, लोकसभा में मेंबर बहुमत में आ जाते हैं, राज्यसभा में बहुमत में नहीं रहते हैं, जल्द नहीं जा पाते हैं, तो वहां पर अध्यादेश कानून देखा जाता है कि अधिक मात्रा में आ जाता है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो प्रणब दा राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी के बीच में अध्यादेश के मुद्दा पर वो हमेशा विवाद भी हुआ है, झड़पें भी हुई है। प्रणब दा ने स्टेटमेंट में सीधा कहा था, आप प्रधानमंत्री सीधे आ जाते हो हमारे पास कि अध्यादेश जारी कर दो, सदन में बहुमत हासिल करिए, विश्वास को प्राप्त करिए आप, क्योंकि आप लोकसभा के बहुमत दल का नेता है तो हो ही, साथ ही देश के प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान किस सिचुएशन में कहता है कि अध्यादेश कानून लाने का, इस प्रसंग को समझा जाए। यदि आप इस प्रसंग को नहीं समझते हैं तो फिर ये कानून कैसे लागू हो सकता है? ये तो असंवैधानिक कार्य हो गए। दोनों के बीच में ये कभी कभी मामला संसद से बाहर का भी मामला आया था, जिसको प्रणब दा ने खुद भी लखनऊ में IIBM संस्थान के भीतर जनसभा में छात्रों को संबोधन करने के क्रम में अपनी भाव को व्यक्त किया था। और होना भी चाहिए, राष्ट्रपति हमारे संविधान के प्रधान होते हैं, तो संविधान के प्रधान होने के हैसियत से संविधान में क्या गतिरोध पैदा हो रही है, क्या रुकावटें हैं, उन्हें समझना भी जरूरी होता है, जरूरी होता है। अब देखिए, अध्यादेश कानून के बाद एक छोटी सी बात आ जाती है जो अक्सर बिहार मॉडल में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सदन कितने समय में आरंभ होती है? सदन की कार्यवाही 11 बजे से आरंभ होती है। 11 से कितना बजे तक चला? 1 घंटा। 12 बजे 1 घंटा हो जाता है प्रश्नकाल।
प्रश्नकाल में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आता है तारांकित प्रश्न और एक आता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो है वह लोकसभा में 20 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। और इस प्रश्न का जो स्वरूप है तारांकित का, वह अलिखित होता है, यानी मौखिक होता है। मौखिक एक एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर दिया गया। इसका लिखित होता है, इसमें 230 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। 230 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन उसका उत्तर, क्वेश्चन इसका उत्तर, यह 1 घंटा में खत्म हो जाना चाहिए। यदि कोई मेंबर प्रश्न रखना चाहते हैं सदन के सत्र के प्रोग्राम होने से, आप पहले आपको लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव, जिस दल के सदस्य हैं, आपको जानकारी देना होगा। उसके बाद प्रश्न का नंबर दी जाती है, आप प्रश्न को रख सकते हैं। 11 से 12 के बाद शून्यकाल शुरुआत होता है। शून्यकाल को पहले भोजनावकाश काल कहा जाता था। भोजनावकाश काल में सदन का मेंबर भोजन करने जाते थे, लेकिन के.एस. हेगड़े जब लोकसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने इस अवधि को 1 घंटा कर दिया। पहले 2 घंटा का अवधि होता था। सदन के मेंबर जाते थे, फिर आते थे, फिर घर पर खाना खाते थे। पहले इतनी संचार व्यवस्थाएं नहीं थी, खाने के लिए इतना बड़ी संसाधन की आवश्यकता संसाधन नहीं था। खाते भी लोग थे थोड़ा सा ज्यादा, तुलनात्मक रूप से पहले के लोग ज्यादा खाते थे, पचाने की क्षमता भी ज्यादा था, उस पर्यावरण में जिए हैं वो लोग। इसकी अवधि 1 घंटा कर दिया, कारण 11 बजे जो मेंबर आएगा, 1 घंटा में 12 बजते बजते उसको भूख लगेगा, इसकी अनिवार्यता नहीं है। कैंटीन भी बने हैं, कैंटीन जाके खाना खाइए। शून्यकाल में सदस्य बने रहते हैं। जो सदस्य बने रहते हैं वो आपस में ही चर्चा करते हैं। हालांकि शून्यकाल में प्रश्न पूछने के लिए सुबह 10 बजे में आपको जानकारी देना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष उसको क्रमवार कर देता है कि क्रम में यह प्रश्न आए। यह प्रश्नकाल की तरह ही होता है। पूर्व में इसकी जानकारी नहीं होती है कि क्या मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मंत्री यदि सदन में उपस्थित हैं, इसका उत्तर दिया जाएगा, उस सदस्य का उत्तर दिया जाएगा। यदि मंत्री नहीं है तो आगे देखा जाता है, आगे कभी दिया जाएगा। यह प्रश्नकाल की तरह होती है। इसकी सूचना किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह सूचना शून्यकाल में पहले से सदन को नहीं रहती है, अध्यक्ष को भी नहीं रहती है। सुबह 10 बजे देखते हैं कि यह प्रश्न है तो क्रम दे देते हैं। फिर 1 बजे के बाद जो सदन की कार्यवाही होती है, जिस मुद्दे पर प्रस्ताव लाना है, क्या संविधान संशोधन प्रस्ताव है, नीतियां हैं, देश के आंतरिक और बाह्य नीति पर चर्चा करनी है, इन सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह समय दी जाती है। और 1 बजे के बाद जो कार्यवाही शुरुआत होती है, इसमें ये 6:30 बजे तक जाती है, लेकिन कभी कभी सदन 6:30 बजे तक चलती है। इसका कारण है कि यदि तारांकित प्रश्नों में कोई मेंबर प्रश्न पूछते पूछते समय खत्म हो गई, तो 2 अतिरिक्त सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लोकसभा अध्यक्ष से गुजारिश करते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय आधे घंटे टाइम बढ़ा दिया जाए। आधे घंटे टाइम बढ़ाने की चर्चा होती है, इसीलिए इसको आधे घंटे की चर्चा कहा जाता है। उस दिन, ये सप्ताह में 3 दिन इसकी चर्चा होती है। उस दिन ये नहीं होगा, सोमवार अल्टरनेटिव होगा, और 3 दिन जो होगा, जैसे 6 बजे खत्म ना हो करके उस दिन सभा की कार्यवाही 6 से 6:30 बजे तक वो आधे घंटे के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। हालांकि एक बात यह स्पष्ट है, प्रश्नकाल दरअसल 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वरूप में 2 ही हैं, लेकिन प्रश्नकाल में 3 प्रकार का आ जाता है, तारांकित, अतारांकित और आधे घंटे की चर्चा। यही सदन की कार्यवाही है। फिर अब आगे इसकी चर्चा दूसरे दिन करते हैं।